नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री इतना घबरा गए, कुछ दिनों में ही स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। बीजापुर में राहुल गांधी का हमला। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा दक्षिण में साफ हो गई है और उत्तर में आधी रह जाएगी। जयराम रमेश ने भाजपा के चुनावी प्रदर्शन पर दिया यह बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि वीरभूम से बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन रद्द, फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, फिलहाल तत्काल सुनवाई नहीं। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि वोटिंग के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। और इसी के साथ आगे बताएंगे कि कर्नाटक में मोदी नहीं गारंटी की लहर, मतदान के बाद सिद्धारमैया का राज्य में 20 सीटें जीतने का दावा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री इतना घबरा गए, कुछ दिनों में ही स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। बीजापुर में राहुल गांधी का हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर की रैली में बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं, शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में 20-25 लोगों को अरबपति बनाया। उन्होंने एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, खदान, सोलर, विंड पावर, डिफेंस सेक्टर, सब कुछ अडानी और उनके जैसे अरबपतियों को सौंप दिया है, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं दिया। जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जो भी गारंटियां दी थी उसे पूरा कर दिखाया है और आपकी तालियां इस बात के सबूत हैं। संविधान में हिंदुस्तान के लोगों को उनका अधिकार, आवाज और आरक्षण मिला है, लेकिन देश में पहली बार एक पार्टी और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने देश के 22 लोगों को उतना धन दे दिया जितना देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। हिंदुस्तान में 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम जीएसटी को बदलेंगे और इस अन्याय को खत्म करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा दक्षिण में साफ हो गई, उत्तर में आधी रह जाएगी। जयराम रमेश ने भाजपा के चुनावी प्रदर्शन पर दिया ये बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को मौजूदा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख रमेश ने भाजपा के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा दक्षिण में साफ हो जाएगी और उत्तर भारत में घटकर आधी रह जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जयराम रमेश ने कहा कि आज 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18वीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 88 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान चल रहा है। 2 चरणों के दौरान यह स्पष्ट है कि भाजपा का दक्षिण में सफाया होने जा रहा है और उत्तर में वो आधी रह जाएगी। कांग्रेस नेता रमेश ने जेपी नड्डा के उस बयान पर टिप्पणी करते हुए कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीन रही है, कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्रुवीकरण का एजेंडा है। हमने हमेशा कहा है कि हम एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं को हम सशक्त बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में तेजी से आर्थिक विकास हो और इसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा के 400 पार के नारे के पीछे की वास्तविकता यह है कि वो संविधान को बदल देना चाहते हैं, वो आरक्षण के खिलाफ हैं और वो इस संविधान को हटाना चाहते हैं और आरएसएस हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहा है। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया क्योंकि जनगणना से एससी और एसटी की जनसंख्या का पता चल जाएगा। हमारा संविधान जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान करता है। हमारा एजेंडा हमारे घोषणा पत्र से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया था और कहा कि बीजेपी मुसीबत में है, पीएम हैरान है। 19 अप्रैल से वो पूरे एजेंडे को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारे घोषणा पत्र को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो सही नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वीरभूम से बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन रद्द, फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, फिलहाल तत्काल सुनवाई नहीं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की वीरभूम लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देवाशीष धर का नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। भाजपा उम्मीदवार ने अपने नामांकन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था, जिसके चलते चुनाव आयोग ने नामांकन रद्द करने की कार्रवाई की। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां भी चुनाव आयोग के फैसले का समाधान नहीं हुआ। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने तत्काल सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी। वीरभूम में टीएमसी की शताब्दी राय से
देबाशीष धर का मुकाबला। साल 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने उनको निलंबित कर दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वोटिंग के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। वहीं इसके साथ छत्तीसगढ़ की भी 3 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। प्रदेश के राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट पर वोटिंग हो रही है। और इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि लोकसभा के मतदाता फोन करके शिकायत कर रहे हैं कि ईवीएम में बाकी प्रत्याशियों की फोटो बड़ी और स्पष्ट है, लेकिन मेरी फोटो छोटी और अपेक्षाकृत अस्पष्ट है। फोटो तो वैसे ही दी गई थी जैसे चुनाव आयोग ने मांगी थी। ये निष्पक्षता के चुनाव आयोग के दावों की कलई खोलता है। क्या ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया है, लेकिन इससे परिणाम नहीं बदलने वाला है। बता दें कि दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांग्रेस सीट पर मतदान हुआ। वहीं दोपहर 1 बजे तक तीनों सीटों पर 53% मतदान दर्ज किया जा चुका था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में मोदी नहीं गारंटी की लहर। मतदान के बाद सिद्धारमैया का राज्य में 20 सीटें जीतने का दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मोदी लहर को लेकर प्रतिक्रिया दी है और बताया कि कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं है। और सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं के पक्ष में एक लहर है। और उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में कुल 28 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें जीतेगी। मतदान करने के बाद सिद्धारमैया ने मीडिया से बात की और कहा कि कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं है, यहाँ केवल गारंटी की लहर है। कांग्रेस लगभग 20 सीटें जीतने वाली है, क्योंकि हमारी सरकार की योजनाएं बिना किसी मध्यस्थता के जनता तक पहुंची और हर महीने लोगों के बैंक खाते में पैसा पहुंचा है। बता दें कि शुक्रवार को कर्नाटक के 14 सीटों पर मतदान हुआ। सिद्धारमैया ने भरोसा जताया कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस को जीत दिलाई थी। पहले चरण के 14 सीटों में कांग्रेस को कितनी सीटों में जीत मिलेगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल स्पष्ट रूप से इसे नहीं बताया जा सकता है। ये एक सीक्रेट बैलेट है और हम यहाँ ज्यादातर सीटें जीतेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार की सभी सीटों पर महागठबंधन की होगी जीत। पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही गठबंधन में शामिल सभी दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में हैं और लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद कर रही हैं। इस बीच पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दावा किया है कि बिहार की सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत होने जा रही है। दरअसल पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव के लिए मीसा भारती के लिए आरजेडी की तरफ से चुनाव कार्यालय की ओपनिंग हुई और इस मौके पर सत्यनारायण भगवान की पूजा आयोजित की गई, जिसमें मीसा भारती की मां पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी शामिल हुई। इस दौरान मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए राबड़ी देवी ने दावा किया कि बिहार की सभी सीटें महागठबंधन की झोली में आ रही हैं। वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि नरेंद्र मोदी का बिहार पर पूरा हक है और हर किसी को पूरे देश में आने जाने का अधिकार है। किसी को कहीं आने जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं बीजेपी के 400 पार का दावा करने पर राबड़ी देवी ने कहा कि देश और बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और चीज़ों को समझ रही है, वो सही फैसला लेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो दोबारा हो चुनाव। मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग से जुड़े एक अहम मुद्दे पर सुनवाई हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रत्याशी से ज़्यादा वोट नोटा को मिलने पर दोबारा चुनाव की मांग पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल ये व्यवस्था है कि प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले को विजेता माना जाता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इसी व्यवस्था के चलते सूरत से एक प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये विषय विस्तृत सुनवाई का है और इस याचिका का असर सूरत सीट के नतीजे या मौजूदा लोकसभा चुनाव के किसी भी पहलू पर नहीं पड़ेगा। शिव खेड़ा की ओर से दायर इस याचिका में ये नियम बनाने की भी मांग की गई है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए किसी भी तरह के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और इसके अलावा नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए और मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव के बीच राहुल गांधी को बड़ी राहत। अमित शाह के खिलाफ
टिप्पणी वाले मानहानि मामले पर रोक। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के एक मानहानि मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था और इसी साल फरवरी में एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने कार्रवाई के साथ वारंट पर भी 13 जून तक रोक लगा दी है। दोस्तों, 27 फरवरी को चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को 27 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया था और इस वारंट के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 20 मार्च को हाई कोर्ट ने आदेश दिया और 1 महीने के लिए रोक लग गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी ने पीएम मोदी से पूछे 5 सवाल। आरजेडी का आरोप, समाज में विभेद पैदा कर रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, बिहार की 5 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ और एक दिन पहले सियासी घटनाक्रम भी तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और एनडीए पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके पीएम मोदी से 5 सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप संविधान और लोकतंत्र को समाप्त क्यों करना चाहते हैं? आप दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों का आरक्षण एवं नौकरी क्यों छीनना चाहते हैं? तेजस्वी यादव ने अगला सवाल पूछा कि आप गरीब को और अधिक गरीब तथा अमीर को और अधिक अमीर क्यों बनाना चाहते हैं? बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, लेकिन आपने 10 वर्षों में बिहार को क्या दिया? आपने बिहार के लिए क्या किया और आप बिहार आकर काम की बात क्यों नहीं करते? आपको जनता को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में एक बार फिर बवाल, मतदान से पहले पूर्व मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हुई हत्या। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 3 सीटों पर मतदान जारी है। चुनावों के बीच पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्वी मिदनापुर जिले में एक बीजेपी कार्यकर्ता की लाश मिली है। बीजेपी ने कहा कि कार्यकर्ता मर गया है। पूर्वी मिदनापुर के मोयना गांव में एक कर्मचारी की लाश लटकती हुई मिली है। मृतक को दीनाबंधु मांडिया नाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दीनाबंधु मांड के पिता सुदर्शन मिद्या गोरामहल गांव के एक सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमसीडी इलेक्शन कैंसिल होने पर बीजेपी पर जमकर बरसे संजय सिंह, बताया दलित विरोधी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव कैंसिल होने पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टी और संघ के लोग दलित विरोधी हैं। ये लोग ये देखना नहीं चाहते हैं कि कोई भी दलित किसी बड़ी कुर्सी पर बैठे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के एलजी ने एमसीडी इलेक्शन को कैंसिल कर दिया है। संजय सिंह ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिया था कि 5 साल में एक बार मेयर की कुर्सी पर दलित का बेटा बैठेगा। वो अधिकार भी भाजपा ने खत्म कर दिया। दिल्ली में भी चुनाव खत्म कर दिया और कहा कि दलित का बेटा इस मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। बीजेपी ने अपना एक मोहर तैयार किया। बीजेपी के एलजी ने कहा कि बगैर मुख्यमंत्री की सलाह के हम पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि सबसे वरिष्ठ पार्षद को मेयर के चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाया जाए और मुकेश गोयल का नाम उन्होंने भेजा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम वीवीपैट मिलान की याचिका खारिज। कांग्रेस बोली वीवीपैट के अधिक उपयोग पर हमारा राजनीतिक अभियान जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में डाले गए वोटों का वीवीपैट के माध्यम से 100% सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है और इस पर अब कांग्रेस ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल से संबंधित जिन याचिकाओं को खारिज किया है उनमें वो किसी भी तरह से पक्ष नहीं थी और वो चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर राजनीतिक अभियान जारी रखेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि वीवीपैट पर जिन याचिकाओं को आज उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया उनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष नहीं थी। हमने 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर विचार किया और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर हमारा राजनीतिक अभियान जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी 27 अप्रैल को रहेंगी महाराष्ट्र के दौरे पर। वहीं उदगीर शहर में चुनावी रैली को करेंगी संबोधित। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर शिवाजी
कालगे के समर्थन में शनिवार को मध्य प्रदेश के लातूर जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। लातूर जिला कांग्रेस की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि रैली उदगीर शहर में आयोजित की जाएगी और ये दोपहर करीब 3 बजे शुरू होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोजन की तैयारी की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में पुलिसकर्मी सिर्फ 3 साल कर पाएंगे नौकरी, एटा में अखिलेश यादव का चौंकाने वाला दावा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एटा से सपा उम्मीदवार देवेश चाकी के लिए वोट मांगे। चुनावी मंच से पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि ये खाकी वर्दी वाले सोचते हैं कि इनकी नौकरी परमानेंट है, लेकिन इनको पता नहीं ये बीजेपी वाले आ गए तो इनकी नौकरी भी 3 साल की हो जाएगी। बाद में हमारे साथ ही घूमना, किसी को पता था कि फौज की 4 साल की नौकरी हो जाएगी। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने बीजेपी की बैंड बजा दी है। ये जो भाजपा ने वसूली की है उसका परिणाम है कि आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी, माफिया हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोदाम में रख लिया है। गोदाम इतनी बड़ी बना ली है कि उनमें सब पार्टी के लोगों को शामिल कर लिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024, भाजपा के अच्छे दिन के वादे के बाद गरीबों का जीवन अब भी बदहाल क्यों? मायावती ने मोदी सरकार को खड़ा किया कटघरे में। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने देश के किसानों, गरीबों और अन्य वंचित लोगों के लिए अच्छे दिन लाने के वादे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और सवालिया लहजे में कहा कि भाजपा के उन बहुप्रचारित वादों का क्या हुआ? करोड़ों गरीबों की जान क्यों चली गई? SC, ST, OBC अल्पसंख्यक अभी भी बदहाल क्यों बने हुए हैं? मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि देश में आज लोकसभा के लिए दूसरे चरण के मतदान में खासकर गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं व अन्य वंचितों को ये जरूर सोचना चाहिए कि भाजपा के अच्छे दिन तो आपने ला दिए, लेकिन आपके अच्छे दिन लाने के लिए उनके बहुप्रचारित लुभावने वादों का क्या हुआ? बल्कि उनका जीवन इतना त्रस्त क्यों है? दोस्तों, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गरीबी हटाओ की तरह भाजपा द्वारा भी बड़ी वादा खिलाफी, जबकि देश को संविधान के मानवतावादी व कल्याणकारी पवित्र उद्देश्य के तहत चलाकर बहुजनों का अपेक्षित विकास सरकार का मूल कर्तव्य, फिर करोड़ों गरीब SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों का जीवन लगातार लाचार और बदहाल क्यों? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वो मंगलसूत्र की बात करते हैं हम। ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई पर लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार को मतदान के बीच कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन यह हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार गहलोत ने यह भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर जनता को भटकाने के लिए मंगलसूत्र जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि लोकतंत्र कहां जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा उनका खुद का मजाक उड़ रहा है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने मंगलसूत्र के बारे में क्या कहा। चुनाव इस मुद्दे पर नहीं लड़ना है। हमारे लिए चुनाव का मुद्दा विकास, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती खाई असल मामला है। कांग्रेस नेता गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी जानबूझकर इसे मंगलसूत्र तक खींच रहे हैं। इसका कांग्रेस की घोषणा पत्र से क्या लेने देना? वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है पहली बार प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता घटी है और लोगों को पता चल गया है कि वो झूठ भी बोलते हैं। मालूम हो कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी की नज़र लोगों की मेहनत की कमाई, संपत्ति और महिलाओं के मंगलसूत्र पर है और वो इसे जब्त करने और फिर से बांटने की योजना बना रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस, क्या होगा यदि नोटा को मिले उम्मीदवारों से अधिक वोट? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और ये नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणामों को रद्द करने और किसी के भी पक्ष में अधिकतम वोट नहीं पड़ने पर नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की गई है। लेखक और प्रेरक वक्ता शिव खेड़ा द्वारा दायर जनहित याचिका में यह कहते हुए नियम बनाने की भी मांग की गई है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल की अवधि के लिए सभी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के
हाथ निकल रही नागौर सीट, मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के बयान का वीडियो वायरल। जी हां दोस्तों, राजस्थान में दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए 13 सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि वायरल वीडियो पर मंत्री खीवसर ने अपनी सफाई भी दी है। इस वीडियो में वो नागौर सीट और कम मतदान का जिक्र कर रहे हैं। खीवसर कम मतदान होने से बीजेपी को बहुत नुकसान होने की बात कह रहे हैं और साथ ही वो कह रहे हैं कि नागौर लोकसभा सीट हम हार रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा खुद मंत्री ने माना है कि वो हार रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि कम वोट पड़ेंगे और भाजपा को यहाँ पर नुकसान इस सीट पर होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद अगर नुकसान नहीं भी होना होगा तो अब बीजेपी को नुकसान होना तय है, क्योंकि मंत्री जैसे नेता का ये बयान सामने है। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और दोनों ही चरणों के मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जबरदस्त उत्साह में है। पहले चरण के मतदान के बाद जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल किया और विपक्ष ने उनको घेरा भी कि ये भाषा का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि पहले चुनाव के जो रुझान है वो बीजेपी को मिल चुका है और बीजेपी को ये पता चल चुका है कि वो इन चुनावों में पिछड़ रही है। इसीलिए मंगलसूत्र जैसी मुद्दों को उठाकर प्रधानमंत्री मोदी लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। और इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने यह भी कह दिया कि देश की जनता अब जान चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।